शहर कराची वालों को एक नई मेनेस, एक नए शैतान का सामना है। अपनी बद इंतजामी, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन को लगाम दें। हमारे जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग सही करें। बैटिंग तो हमारी हमेशा से ऐसी रही है। जाने से एक दिन पहले भी मेरा टिकट तो हुई थी, लेकिन टिकट की पेमेंट नहीं हुई थी। हमारी जिम्मेदारी हमारा शहर है, हमारा सूबा है। आग, एहतजाज, गिरफ्तारियां, पाबंदियां, कवायद और जवाबित, औकात कार, सब बेकार। कराची में टैंकर गर्दी की सारी हदें पार। हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे। हुकूमत टैंकर्स को काबू नहीं कर पा रही। गुलिस्तान जौहर जेल चौरंगी के बाद अब बफर जोन में खौफनाक हादसा। 10 साला बच्चे की जान गई है। कोई है पूछने वाला? ये गम काहे कम नहीं होता भाई। कौमी टीम ने कीवी से हार के बाद शायकीन को एक और गम दे दिया। टीम में मौजूद वाहिद ओपनर फखर जमान अनफिट, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। इमामुल हक की एंट्री का इम्कान। टूटी फूटी 11 के साथ भारत के खिलाफ अहम तरीन मैच का अंजाम नौश्ता दीवार है। कराची में कत्ल नौजवान के केस में अहम तरीन पेशरफ। मरकजी मुल्जिम अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस पर फायरिंग भी तस्लीम। नशे का आदी मुल्जिम नशा बेचने का भी कारोबार करता था। अजब केस की गजब कहानी के आम तरीन पहलुओं से पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। फ्रांस में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अबू हुरैरा शाह की तीसरी पोजीशन। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले फखरे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। और मौसम के असरात या कोई और बात, शहर कायद में मच्छरों की भरमार मलेरिया और डेंगू का बायस बन सकते हैं। शहरी अपनी हिफाजत कैसे करें, बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस और मैं हूं सैयद फैसल करीम। आज है जुम्मे का दिन, तो उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज भी अच्छा हुआ होगा और आपका दिन बाकी मानदा भी अच्छा गुजरेगा। बहुत कुछ है आज आपसे शेयर करने के लिए। क्या हो रहा है क्रिकेट में, शहर कराची में आज कौन सा मैच है, इसके साथ साथ इससे पहले क्या कुछ हो चुका है, कौन सा अहम दिन है और क्या है आज की खास बात, इस सब पे होगी बात। लेकिन कोशिश अगेन हमारी होती यही है, सुबह का आगाज अच्छा करें। आप लोग सब सुबह सुबह उठे हैं, लेकिन बाकी मानदा पाकिस्तान में तो आप लोग सही सलामत उठे होंगे। मुझे नहीं पता कि कराची के लोग जब उठते हैं तो उनको आजकल क्या खौफ सता रहा है। वैसे हम भी शहर कायद के जो लोग हैं ना, हम भी कितना ही इन सारी चीज़ों से बिल्कुल नबर्द आजमा है। कभी इस शहर में गोलियां चलती थीं, उसका सिलसिला बंद हुआ। कभी इस शहर में बदअमनी होती थी, उसका सिलसिला बंद हुआ। फिर यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग होती थी, उसका सिलसिला तो खैर जारी है। लेकिन अब शहर कराची वालों को एक नई मेनेस, एक नए शैतान का सामना है और ये है वो डंपर और वो ट्रैफिक माफिया या डंपर गर्दी या टैंकर गर्दी, जिसकी वजह से जाने जा रही हैं। कोई महफूज नहीं है, वालिदैन महफूज नहीं है, उनके बच्चे महफूज नहीं है, बड़े महफूज नहीं है, उनके छोटे महफूज नहीं है। एक वाटर टैंकर ने बच्चे की जान ले ली है और ये अफसोसनाक वाकया बफर जोन में पेश आया। और ये महज 10 साला बच्चा है, 10 साल का बच्चा है जो मौत की आगोश में चला गया है। शहर में रवां साल ट्रैफिक हादसा से तकरीबन 123 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं और भी इसके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अफसोसनाक बात जो है ना फैसल, वो ये है कि मुसलसल ये वाक़यात हो रहे, हुकूमत नाकाम है, सियासी रहनुमा नाकाम है। आखिर हो क्या रहा है? हुकूमत के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब लियाकत महसूद साहब माशाल्लाह असेंबली में उनका वेलकम हुआ, उसके बाद क्या ही कह सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर इस पे बात करना शुरू करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हर एक इंसान की जान की कीमत, कराची में अगर कोई रह रहा है तो वो शायद हुकाम बाला के नज़दीक इतनी अहम नहीं है। हम बात करेंगे, आज हमारे साथ मौजूद है इस मामले पे हमेशा से तवाना आवाज़ और कराची की आवाज़ बनने वाले अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीम ज़फ़र साहब। मैं कहना चाहता था आपको खुशामदीद, लेकिन दिल नहीं है। आप हमारे मेहमान तो ज़रूर हैं, लेकिन आपका भी दिल गिरफ्तार ज़रूर होगा ये देख के कि छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, चाहे कोई बुज़ुर्ग सड़क पे जा रहा हो, कोई नौजवान बाइक पे अपनी रोजी रोटी के लिए कमाने जा रहा हो, इस सब के पीछे आखिर मसले मसाइल है क्या? ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता है? क्या कहेंगे आप? बफर जोन में और एक टैंकर रिवर्स करते हुए वो बच्चे पे चढ़ गया और बच्चे की डेथ हो गई। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़ये की जितनी मजम्मत है कम है। और शहर कराची में पिछले 50 दिन में
यकम जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक कमोबेश 120 से जायद वाकयात पेश आ चुके हैं और 1700 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं इन हादसात की सूरत में, जिनमें डंपर की टक्कर, ट्रॉलर, टैंकर, इन सब की टक्करों से हलाक होने वालों की, जहां बाग होने वालों की तादाद भी तकरीबन 40% बनती है इन सारे हादसात में। और सारी बात अगर हम ये बात करें कि इसका जिम्मेदार कौन है, ये वाकयात किस तरह जो है वो इन पे काबू पाया जा सकता है, तो देखिए इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास इदारे मौजूद हैं, जिनके पास पुलिस का महकमा है। अब पुलिस के महकमे की जिम्मेदारी बनती है ना। अब आपके पास रोड सेफ्टी एक्ट मौजूद है, आपके पास मोटर व्हीकल कवानीन मौजूद हैं। सवाल ये है कि इन कवानीन पे अमल दरामद क्यों नहीं होता, और इन कवानीन पर अगर अमल दरामद नहीं होता तो हुकूमत क्या कर रही है। सीएम साहब का ये कह देना कि इंतजामी मसला है, सियासी मसला नहीं है, तो भाई ये बताइए कि आपके अंदर इतनी अहलियत भी नहीं है कि आप इंतजामी मसाइल को हैंडल कर सकें। तो आपको सोचना चाहिए कि फिर क्यों आप इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। आप अपनी करप्शन के लिए, अपनी बदनवानी के लिए, अपनी मिसमैनेजमेंट, ये सारी वो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर आप इक़्तिदार से तो चिमटे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। वजह ये भी है कि कराची की मरकजी शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं। जो पैच वर्किंग होना थी, जिसका 6 महीने पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था बारिशों के मौके पे कि पैच वर्किंग होगी और इसके नतीजे में सड़कें जो है मोटरेबल बना दी जाएंगी। भाई सवाल है ना, 6 महीने बाद भी आपने ये काम क्यों नहीं किया। अब इस वक्त सूरत ये है कि शहर की सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। शहर में डंपर, टैंकर और इस तरह के ट्रॉलर जो है वो दंदनाते फिरते हैं। चलें, अब टाइम मुकर्रर कर दिया गया है, रात 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ये शहर में मूव करेंगे ट्रॉलर और डंपर, लेकिन टैंकर तो 24 घंटे शहर में घूमते हैं, जिसके नतीजे में ये सारे हादसा पेश आ रहे हैं। लिहाजा हम हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो लोग अपनी जान से गए हैं उनके मुतासरा खानदान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएं। ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, ये पैसे जान का निमुल बदल नहीं होते। एक इंसानी जान की हुर्मत खाना काबा की हुर्मत से ज्यादा जो है वो मोहतरम है। लेकिन आप कम अज कम इतनी अशोई तो कीजिए ना कि किसी के घर का चलाने वाला चला गया। इसी तरह जो लोग जख्मी होते हैं, ये उमर जो एक्ट है, उमर एक्ट जो है, इसके मुताबिक 2019 के मुताबिक इनके इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक और प्राइवेट अस्पताल, किसी भी अस्पताल में मुफ्त जो है वो इनको इलाज मुहैया करे। लेकिन ये कहीं चीज तशहीरी नहीं होती। अगर तशहीर हो रही है तो इस बात की तशहीर हो रही है कि शाहराए भुट्टो तामीर कर दी गई। अरे भाई, कहाँ तामीर की है? 39 किलोमीटर की सड़क है, 9 किलोमीटर आपने तामीर की है। मुनीम साहब, अब चले, अब इस मसला है ना, हमें तो ये सारी चीजें पता है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। हालांकि ये भी आर्गुमेंट कोई बाय नहीं करेगा कि जो डंपर एसोसिएशन के सदर साहब थे वो कह रहे थे खड्डा होता है तो डंपर गिर जाता है। खड्डों से डंपर उलटता नहीं है, ब्रेक फेल होने से एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपके ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है, उससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपका ड्राइवर, मुझे लगता है आंख नहीं बटन है, इस वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस पे सोने पे सुहागा ये कि एक पूरी चेन है ना। टैंकर क्यों चलते हैं इस शहर में मुनीम साहब? टैंकर इसलिए चलते हैं क्योंकि लाइनों में पानी नहीं आता, और वो भी किसके चलते हैं सबको पता है। अब ना तो प्रॉब्लम इसके, हम इस पे चाहे जितना चिल्ला ले, गला फाड़ ले, इस बच्चे के माँ बाप को हम जाके क्या बताएंगे कि जी हमने शाहराए भुट्टो बना लिए। इस बच्चे के माँ बाप को हम ये बताएंगे कि क्योंकि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं इसलिए टैंकर गिर गया, इसलिए मैं माफ कर दो। इस बच्चे की वापस ये तो नहीं वापस आ सकता ना। वो जो हजारों बच्चे घूम रहे हैं, वो जो हजारों लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, उनकी सेफ्टी का कोई सोल्यूशन है सर? ठीक है, देखिए बात यह है कि इसका सोल्यूशन, हेलो जी प्लीज। देखिए, नेमुल बदल तो देखिए कोई नहीं है ना। एक बच्चा अपनी जान से चला गया, लेकिन इन हादसात का तदारुक होना इसलिए जरूरी है कि कल कोई इस तरह का वाकया पेश ना आए, कल किसी और का लाल जो है वो इन हादसात का शिकार ना हो जाए। जिस हादसे का शिकार आज किसी का बेटा हुआ, तो जाहिर बात है इसका तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूमत ही की जिम्मेदारी है ना कि तहफ़्फ़ुज़ दे। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, देखें, रोड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद कराएंगे, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। ये ब्रेक फेल क्यों होते हैं, कहाँ हैं वो सारे इंस्पेक्शन की टीमें, किधर हैं कि जिनको ये काम करना था कि जो गाड़ियां, चलने वाली गाड़ियां, इनकी इंस्पेक्शन की जाए कि इन गाड़ियों के ब्रेक फेल तो नहीं है, इनमें चलाने वाले
जो ड्राइवर हैं वो कम उम्र तो नहीं है, इनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, इनकी गाड़ी के कागजात मौजूद हैं, ये ओवरलोड तो नहीं है, ये ओवरटेकिंग तो नहीं कर रहे हैं, ये सही लाइन में चल रहे हैं। जी मुनम साहब, लेकिन एक चीज़ है कि जो बच्चा भी हलाक हुआ है वो किसी शाहरा पे, किसी सड़क पे नहीं खड़ा हुआ था, वो एक अंदर एक लोकेलिटी थी, वो किसी सड़क पे नहीं था। ये भी बात ज़रा नोटिस करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि आप सुना है कि आप लोग एहतजाज करने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक तो आप कहाँ कहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। दूसरी चीज़, अगर क्या आपको वाकई लगता है कि आपका जो एहतजाज है ये इससे कोई हुकूमत के ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, आज हम शहर कराची में जमात इस्लामी 15 मुकामात पर एहतजाज कर रही है। हम शहर की मरकजी शाहराहों, शाहरा औरंगी, शाहरा कोरंगी, इसी तरह शाहरा पाकिस्तान, कौमी शाहरा और सुपर हाईवे, हब रिवर रोड, इन तमाम शाहराहों पर हम एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज करने का मकसद ये है कि हुकूमत को इस बात पर प्रेशराइज करा जाए कि हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत के पास ऑल्टरनेट मौजूद है, हुकूमत के पास मुतबादिल मौजूद है, हुकूमत वो मुतबादिल इस्तेमाल क्यों नहीं करती? हमारा तो सवाल ये है कि नेशनल हाईवे नॉर्दर्न बाईपास बनाया ही इसलिए गया था कि नॉर्दर्न बाईपास ट्रैफिक को मूव कराया जाए, हैवी ट्रैफिक को। अब ट्रॉलर नॉर्दर्न बाईपास के ज़रिए निकलेंगे तो ये डायरेक्ट सुपर हाईवे पर पहुंच सकते हैं। क्यों नेशनल हाईवे को 24 घंटे ऑपरेट नहीं किया जाता? इसकी जिम्मेदारी किस पर है? ये तो NHA के तहत आता है, ये वफाकी हुकूमत के तहत आता है, इसको आप ऑपरेट कीजिए। उसके नतीजे में शहर में जो ये टैंकर ट्रॉलर मूव करते हैं, ट्रॉलर और डंपर मूव करते हैं, वो अगर नेशनल हाईवे ये नॉर्दर्न बाईपास का रूट इख्तियार करेंगे तो उनको शाहरा पाकिस्तान, लियाकताबाद, नाज़माबाद, इन सारे इलाकों से नहीं गुजरना पड़ेगा जो रिहायशी इलाके हैं, जहाँ शादी हॉल बने हुए हैं, जहाँ लोग रात में मूव करते हैं। तो ऑल्टरनेट इसका मतलब है मौजूद है ना। इसी तरह गुलशन हदीस से आगे लिंक रोड मौजूद है, वो लिंक रोड बारिशों में बह गया था, अब आधा पौना इस्तेमाल होता है, उसको इस्तेमाल करवाने की जिम्मेदारी ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमल दरामद कराए ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए। इसी तरह मरकज़ी शाहराहों पे आपने देखा होगा जगह जगह चिंची खड़ी होती हैं, और ये चिंचियाँ एक रश करती हैं और लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं, ये हर चौक चौराहे पर खड़ी होती हैं। इसको मैनेज करना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये कोई आम आदमी तो नहीं करेगा ना। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे कि अपनी मिस मैनेजमेंट, अपनी बद इंतजामी, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन को लगाम दें। अच्छा, इसमें कराची के लोगों को रिलीफ दें। और ये टैंकर माफिया, देखिए आपने तस्करा किया बफर जोन में गली में वाकया पेश आया, ये बात हकीकत है कि गली के अंदर वो बच्चा खड़ा हुआ था, पानी भर रहा था या जो भी सिलसिला था, ट्रक ने रिवर्स किया और वो बच्चा दब गया। अब सारी बात एक हादसा हुआ है। अब लोगों की मजबूरी ये है कि लोग टैंकर से पानी न लें तो क्या करें, जब शहर में 50% इलाका ऐसा है कि जहां पानी ही नहीं आता। अब मुझे बताइए, औरंगी टाउन में, लांडी में, कोरंगी में, नॉर्थ कराची में, डिफेंस में, ये किमाड़ी में, औरंगी टाउन, ये सारी आबादियों में पानी नहीं आता। लोग मजबूर हैं। मुनीम साहब एक चीज जिसका आपने एक चीज पॉइंट आउट की, चिंची वाली चीज भी, मतलब कि ये मसाइलिस्तान इतना बड़ा है। और आपने सिर्फ सड़कों की बात की, शहरों की बात की, अंडर पासिस के कोने पे और ब्रिजेस के कोने पे बाज़ाब्ता इन्होंने स्टॉप बना लिए हैं अपने। पहले तो वो खटारा बसें कहीं भी रुक जाया करती थी, अब तो चिंची भी साथ में आ गए। चिंची, उसके बाद हमारी जो बसें हैं माशाल्लाह 1901 की, हमारे पास रोड 4 लेन की रोड तो 1.5 लेन की रोड नहीं बचती है, उसमें ये डंपर चलते हैं और बाइक वाले और गाड़ियां भी चलती हैं, तो हादसा तो इनएविटेबल है, नहीं बचाया जा सकता। अब द प्रॉब्लम इज, एक और मसला है सर, गाड़ी की फिटनेस से लेके ड्राइवर के लाइसेंस तक, और ड्राइवर के लाइसेंस से लेके ड्राइवर की अपनी हेल्थ फिटनेस तक, कोई इदारा है जो चेक रखता है इसका कि गाड़ियां चेक हो रही हैं, उनका प्रेशर ब्रेक ठीक है या नहीं है, ड्राइवर कितने घंटे सोया है, कितने घंटे सो रहा है, और वो जो ड्राइवर है उसके पास लाइसेंस है भी या नहीं है। और तीसरी बात जो कि पिछले दिनों MQM ने भी इसका तस्करा किया कि कामरान टिसूरी ने इसका तस्करा किया कि भाई इस ड्राइवर पाकिस्तान के भी नहीं है, मैं मुल्क का नाम नहीं ले रहा। तो इतना बड़ा ये इशू है। मुनीम साहब, कोई है फिटनेस से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और ये सारी चीजें चेक करने वाला? देखिए जी, बिल्कुल इनका सारी चीज़ें मौजूद हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से भी आपको पता है इदारे मौजूद हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, किस तरह बनते हैं हमारे यहाँ ये भी सबको पता है। मैंने आपको बताया कि रोड सेफ्टी कवानीन मौजूद हैं, उसमें ये भी मेंशन है कि अगर हैवी ट्रैफिक शहर में आएगी तो उसकी रफ्तार क्या होगी,
हैवी ट्रैफिक शहर से बाहर जाएगी तो उसकी रफ्तार क्या होगी, उसकी लेन कौन सी होगी, किस लेन पे उसको चलना है। इसी तरह मोटर व्हीकल कवानीन मौजूद हैं कि मोटर व्हीकल को कैसे होना चाहिए, ओवरलोडेड ना हो, और इसी तरह ओवरटेकिंग ना करे, ड्राइवर जो है कम उम्र ना हो, उसका लाइसेंस बनाओ। ये सारे कवानीन मौजूद हैं, इस पर इम्प्लीमेंट कराना है। ये तो टोटल पीपल्स पार्टी की 17 साल इक़्तिदार हुकूमत की नाअहली है कि वो इन कवानीन पर अमल दरामद भी नहीं करवा पाती। अब आपने कहा चिंची, देखें शहर के लोग जाएं तो कहाँ जाएं यार, आप बताएं। कराची के लोगों के लिए सबसे लग्जरी सवारी इस वक्त आम आदमी के लिए चिंची के अलावा कोई नहीं है। और चिंची एक पूरी माफिया की शक्ल इख्तियार की गई है। कौन चला रहा है चिंची, क्या उम्र है उसकी, नंबर प्लेट उस पर लगी है नहीं लगी, ये कौन जवाब देगा? भाई ट्रैफिक पुलिस का काम है ना करने का, पैसे लेते हैं, फ्री में काम थोड़ी कर रहे हैं, इनका काम है मैनेज करें। क्यों मैनेज नहीं करते? चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इंक्रोचमेंट की वजह से आगे वैसी इंक्रोच हो गई हैं, जो बकिया सड़कें बचती हैं। अब कराची आप देखें, शहर में 60% ट्रैफिक, 60% सवारी कौन सी है इस वक्त? 60% सवारी इस वक्त शहर में मोटरसाइकिल है। लोग मोटरसाइकिल पे सवारी करने पर नौजवान मजबूर हैं, बिल्कुल शहरी मजबूर हैं। बकिया रह गई चिंची। आपको पता है बसें कितनी हैं इस वक्त? बसों की तादाद इस शहर में, टोटल बसें कराची शहर की 3 करोड़ आबादी के लिए 1100 बसें हैं, और उसमें भी सरकारी बसें 300 बसें। आप चले की बसें भी लगा तो 100 बसें और कर बिल्कुल ठीक है। तो इस पे फिर आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला के कान पे कुछ जू रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर साहब। और अब ये मसला नहीं मसाइलिस्तान बनता जा रहा है, जितनी उस पर बात की जाए उतना कम है। लेकिन चले इस हवाले से हम आवाज़ तो उठाते रहेंगे। शो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट सोनिया? आगे जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरा हो रहा है। पाकिस्तानी स्क्वाड कराची से दुबई पहुंच गया है। पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। रवायती हरीफों के दरमियान मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मुकाबला करने वाले हैं वो टूटे फूटे जो मुकाबला करने वाले हैं एग्जैक्टली ये कहते हुए आप समझ सकते हैं ये कहते हुए कितना पेन हो रहा है। मेरे ख्याल से हम इससे पहले कि अपने गेस्ट सैयद हैदर क्रिकेट एनालिस्ट के पास जाएं, हमारे पास अगर फ़खर जमान की वो फुटेज है कि जिसमें वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं और उसके बाद इंजर्ड होके जा रहे हैं, मैं कहूँगा नहीं, ये मनाजिर आपको दिखाता हूँ मैं, वो मनाजिर जो ड्रेसिंग रूम के हैं, जो जिसमें फ़खर जमान इंजर्ड होके जा रहे हैं और वो वहाँ पे ऊपर जाके मेरे ख्याल से फ़खर वाज लिटरली क्राइंग, ही वाज क्राइंग बेसिकली। हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और वो कहते हैं ना, ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, वो भी इस तरीके से। अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुए 72 घंटे नहीं हुए, हम अगर मगर की दौड़ से भी शायद हम बाहर हो गए हैदर साहब। फ़खर जमान क्योंकि बाहर हो गए और अब वर्चुअली पाकिस्तान की टीम जो है वो पकड़ धकड़ 11 हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़े अफसोस की बात है। पाकिस्तान टीम जो है वो दो सीरीज पहले जीत चुकी थी और अचानक उसमें उसकी परफॉर्मेंस में इतना जवाल आ गया कि अब न्यूजीलैंड से 3 मैच मुसलसल हार गए। ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक ही टीम से आप मुसलसल 3 मैच हार गए हो। और अब पाकिस्तान के पास जो है रास्ते बड़े कम रह गए हैं, बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं। इंडिया को आपको दुबई में हराना है। इंडिया ने कल बड़ा अच्छा मैच जीता है बांग्लादेश से, मुश्किल था मैच, पिच मुश्किल थी। अब दुबई में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है ये हमें देखना है। अब जो हो गया न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको तो भूल जाइए, उस पर ज़्यादा हमें बहस करने और रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। हमें इंडिया के खिलाफ क्या करना है। इंडिया के खिलाफ हमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे जो प्लेयर्स मौजूद हैं, जो अवेलेबल हैं, वो कम से कम 100% परफॉर्मेंस दें। जो नहीं है उनको छोड़ दें, फ़खर जमान नहीं है, लेकिन अब जो है वो तो कम से कम 100% परफॉर्मेंस दें। और अगर वो 100% परफॉर्मेंस देते हैं तो कुछ उम्मीदें हैं अभी भी। ऐसा नहीं है कि सब रास्ते बंद हो गए, क्योंकि क्रिकेट में हर चीज़ वही होती है जो उस दिन होती है। मैच के दिन आप क्या करते हैं, आपने पहले क्या किया, उससे किसी को सरोकार नहीं होता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो बॉलिंग सही करें। बैटिंग तो हमारी हमेशा से ऐसी रही है, कोई नया काम नहीं हुआ है, कोई नई तब्दीली नहीं आई है बैटिंग में, ऐसी रहती है हमेशा। बॉलर्स अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। ये इंडिया के खिलाफ बड़ा अहम होगा कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो अच्छी बॉलिंग करें। अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं
तो हमें यकीन है कि उनको रन्स अच्छा, कम वैसे करने हैदर देंगे। साहब कौन है जो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है? मैं जानना चाहूँगी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। आपने कहा ना कि अच्छी कोई है, कोई एक प्लेयर जो फिट हो, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे कोई रहा हो? मैच विनर, कोई इम्पैक्ट प्लेयर? कोई नाम? देखिए, अफसोस की बात यही है कि हमारे पास अब मैच विनर्स नहीं है। ये सबसे ये भी एक हमारे साथ एक ये कहना चाहिए कि किस्मत की सितमज़रीफ़ी ये है कि हमारे वही प्लेयर्स जो कभी मैच विनर्स होते थे, आज वो अपनी जगह टीम में बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। बाबर आज़म हमारे मैच विनर थे, शाहीन शाह अफरीदी हमारे मैच विनर थे, हारिस रऊफ़ हमारे मैच विनर थे। आज वही लोग जो है परेशान हैं कि अपनी टीम में जगह कैसे बरकरार रख सकें। हैदर साहब, ये सब चीज़ें उस वक़्त होती हैं। हैदर जी। साहब, आपने शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया, आपने हारिस रऊफ़ का नाम लिया। जब मेरा कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि पहले 60% फिट था हारिस रऊफ़, अब 80% फिट हो गया है, वो अपने मुंह से कहा है उसने। आपने 80% फिट फास्ट बॉलर को कराची की पाटा विकेट पे खिला दिया, और वो बॉलर जो कि इससे पहले वही अकेला था जो कि डेप्थ ओवर में या मिडिल ओवर में अच्छा बॉल कर रहा था, वो अब अनफिट हो गया। मेरा सवाल ये है, कल आपने मैच देखा मोहम्मद शामी, वो अनफिट होने के बाद, रिहैब करने के बाद उन्होंने ट्वीट किया यार कि मुझे नहीं लगता था कि मैं 2 महीने 3 महीने खेल पाऊंगा, लेकिन उनको रिहैब करवाया, वो वापस आए, उन्होंने आते ही 5 विकेटें ले ली। इट डजंट मैटर विच एवर ऑपोजिशन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट। हमारे प्लेयर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट होने के बाद से जब से वापस आए हैं वो ऑफ कलर हैं, नसीम शाह ऑफ कलर, हारिस रऊफ ऑफ कलर। हमारे मसला क्या है? हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, या फिर हम इनको सही रिहैब नहीं करा रहे? इशू है क्या आखिर? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको कहूँ, दोनों चीज़ें हैं। एक, ये हम रिहैब सही नहीं करा रहे हैं, जो हमारे रिहैब करने वाले जो मेंटोर्स हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, वो भी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और एक मसला भी है कि प्लेयर्स भी नहीं तवज्जो देते हैं। हमारे प्लेयर्स जो हैं, उनकी ज़्यादा तवज्जो जो है पैसे कमाने पे है, वो क्रिकेट से नहीं तो एड्स से, इश्तिहारात से, फैशन शोज़ से या किसी और तरीके से तो हैदर उनकी साहब, तवज्जो। यही तो वो क्रिकेट है जो उनको शोज़ दिला रहा है, जो उनको एड्स दिला रहा है। अगर वो यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, नहीं आगे से परफॉर्म करेंगे, तो एड्स भी नहीं मिलने वाले फिर आगे, क्योंकि यही क्रिकेट है जो उनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, यही क्रिकेट उन्हें स्टार बना रहा है, और यहीं पर उनका अपना ध्यान नहीं है। दैट इज अमेजिंग बाय द वे। जी, बिल्कुल। देखिए, यही सही बात है, आपकी बात बिल्कुल 16 आने सही है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं क्रिकेट के अलावा हर चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं। उनकी तवज्जो जो है अपने अपने आप को बनाने संवारने पे है, अपने कपड़ों पर है, अपने सोशल मीडिया पर है, उनकी टीम्स हैं। देखिए, हमारे प्लेयर्स की सोशल मीडिया टीम्स काम कर रही हैं, जो 4-4, 5-5 लोग जो हैं हर वक़्त फेसबुक पे और सोशल मीडिया टीम्स ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही हैं। जी, ज़्यादा एक्टिवली काम करें। ये इस पर सोचना चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, पीसीबी की मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स जो हैं सोशल एक्टिव है तो बड़े वो सरगर्म अमल हैं, लेकिन मैदान में वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैदान में हमें जो है पाकिस्तान बड़ी तवक्कात वाबस्ता थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान टीम से। आप होम ग्राउंड पे हैं, होम क्राउड है आपके पास, आपकी अपनी पिचेज़ हैं जहाँ सारा साल आप खेलते हैं, और उस पर भी आप ऐसे खेल रहे थे। वसीम अकरम ने यही बात कही कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे न्यूजीलैंड जो होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और पाकिस्तान यहाँ खेलने आया है। यानी हम अपनी पिचों पे खुद ही हम अपने आप को जो है वो परेशानी में मुब्तला अच्छा, किए हुए हैं। अच्छा हैदर भाई, एक और मसला है ना। मसला ये कि चलें, ये वो लड़के हैं जो फोर फ्रंट पे आके खेल रहे हैं, रस्सी के उस पार हम इनको, बाउंड्री के उस पार हम इनको जिम्मेदार करार देते हैं, ठीक है, लेकिन बाउंड्री के उस पार जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है 6 रुकनी, जो कोच और मैनेजमेंट स्टाफ बैठा हुआ है 11 रुकनी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इन लड़कों को लाने वाला, इनको टीम में डालने वाला असल तो जिम्मेदार वो है ना। लेट्स से हम वही वाली बात है, 1 मोमेंट डाउन 1 मोमेंट अप। आकिब जावेद को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिन्होंने लाहौर कलंदर्स को जिताया, आकिब जावेद को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उन्हीं के टेन्योर में लाहौर कलंदर्स वाज अ लाफिंग स्टॉक एज वेल। सो कभी हम यूं, कभी हम यूं, कभी ऊपर कभी नीचे। वी लैक इनकंसिस्टेंसी, और वो सिर्फ प्लेयर्स में नहीं है सर, वो हमारी डिसीजन मेकिंग में भी है, वो हमारे मैनेजमेंट स्टाफ में भी है, और वो हमारी कोचिंग स्टाफ में भी है। सो हम व्हेन आर वी कॉलिंग द शॉट्स, व्हेन आर वी कॉलिंग द रियल नेम्स कि भाईजान आप जिम्मेदार हैं इन लड़कों को टीम में डालने के। अगर बाबर ने स्लो खेला, अगर शाहीन अनफिट होकर वापस आके उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, 50% इनकी जिम्मेदारी है, 50% उनकी भी जिम्मेदारी जो लेकर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। कोचिंग स्टाफ क्या कर रहे हैं, ये आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है।
कि प्लेयर्स अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लेयर्स अगर अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं दे रहे हैं, तो कोचेस क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सिलेक्शन कमेटी जिसने इन्हें सेलेक्ट किया है वो कहाँ है, वो क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सेलेक्टर्स जो हैं वो अचानक गायब हो गए, तो सामने कोई नहीं आ रहा है। आकिब जावेद अकेले फेस कर रहे हैं क्योंकि वो कोच भी हैं, हेड कोच भी हैं और चीफ सेलेक्टर भी हैं। लेकिन उसके अलावा आपको मैं बताऊं कि इन सिलेक्शन कमेटी के ऊपर एक और हैं चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, जो इनके मेंटोर हैं और सब कुछ हैं। यानी असद शफीक हैं, अजहर अली हैं, अलीम डार हैं, हसन चीमा हैं। हसन चीमा वो जो हैं वो डेटा के ऊपर, डेटा कलेक्शन के ऊपर वो बताते हैं जी किसने कितना क्या रन्स किए। वो कहाँ चले गए वो सारे लोग जो तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। आज वो सब लोग छुप गए हैं, प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तानी टीम जो है वो दुनिया भर में मैं जुमला एक कहूँ कि वो जलील हो रही है। यानी आप अपने घर में खुद नहीं खेल पा रहे हैं। आप देखें 2023 में वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, इंडिया फाइनल तक पहुंचा है। उसके अलावा जहां जहां पे जो भी मुल्क अपने मुल्क टूर्नामेंट कराता है वो कम से कम सेमीफाइनल और फाइनल तक आसानी से पहुंचता है। हैदर साहब, अब इंडिया पाकिस्तान की जी हैदर साहब, आपने इंडिया का नाम लिया है तो इसी पे ज़रा बात कर लें ना। अभी इंडिया के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं, चाहे जैसे भी हैं, टूटे फूटे हैं या जो भी हैं, खेलने के लिए खड़े होने जा रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए हमारे लिए, और टीम जो कि मुकम्मल फिट भी नहीं है, तो आप क्या समझते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, पहली स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि जो भी बॉलर और बैट्समैन हो वो अपने दिल में तहिया कर लें कि उन्हें 100% परफॉर्मेंस देनी है, थोड़े बहुत पर तकिया नहीं करना है। हमारे प्लेयर्स ने थोड़े बहुत पे, यानी बॉलर्स हैं वो समझते हैं एक आध विकेट मिल गई और उसमें रन्स 40, 50, 60, 70 रन्स दिए तो सही है। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक एक गेंद पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बैटिंग में जो है आप सोच के जाएं कि आपने जो है 100 तक पहुंचना है, तभी आप 100% परफॉर्मेंस देंगे। आप मुझे बताएं, सऊद शकील वो ओपनर गए, क्या ऐसे ओपनिंग शॉट खेला जाता है? ठीक है, आपको उस वक्त तेज खेलना था, पावर प्ले यूज करना था, लेकिन आपको पावर प्ले यूज करना नहीं आता है तो आप क्यों जबरदस्ती की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे ना हैदर भाई, यहाँ पे एक सवाल तो ये भी बनता है ना सर कि सऊद शकील ने कभी ओपन किया भी नहीं है, तो आप बनते दिलेर कप्ताना आप दिलेर बनते और रिजवान चले आते, क्योंकि रिजवान इज़ बीन ओपनिंग चले, ये तो चीज़ हो गई है। अब कल जो आपने स्क्वायर देखा है दुबई में, इस पिच पे आप पाकिस्तान के चांसेस अगेंस्ट इंडिया अगर तो हैं तो कितना रेट करेंगे? 80-20? पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम है, मैं आपको पहले से बता दूं। पिच जो कल थी, ये पिच नहीं होगी, पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पिच होगी, लेकिन बिहेवियर उसका तकरीबन इतना ही होगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के चांसेस थोड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर बाद में बैटिंग करता है तो उस पिच पर पाकिस्तान फंस जाएगा, क्योंकि इंडियन बॉलिंग जो है फंसा लेगी। जडेजा और कुलदीप यादव ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देंगे उस पिच के ऊपर। अगर पाकिस्तान पहली इनिंग में बैटिंग करता है और 270 से बिलो जाता है तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 270 तक स्कोर जो है चेस करना दुबई में इस पिच पे आसान होगा। हाँ, अगर 270 से प्लस आप जाते हैं तो आप जो है, अगर आप सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हैं और आप पहले बॉलिंग करते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 250 ब्लो आउट कर दें इंडिया को, अदरवाइज आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज नविश्ता-ए दीवार है और पढ़ने की गालिबन ज़रूरत भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद, अपनी आवाज़ से हमें आगाह कर रहे थे। तो चले जनाब, अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पर हाजिर होते हैं। बिल्कुल, अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। चलिए अब खेल के मैदान से बात हो जाए। क्रिकेट के अलावा भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं ज़माने में। यस। ताइक्वांडो के खेल में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस। फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सैयद अबू हुरैरा शाह ने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की। मेगा इवेंट में 20 से ज़ायद कंट्रीज़ जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जबकि 2000 से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया। जबकि सैयद अबू हुरैरा ने सीनियर कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने मलेशिया, कतर और जाने किधर अपनी परफॉर्मेंस दी है। सीधा उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। भाई माशाल्लाह से इतना आपने जगह जगह जाके परफॉर्म किया है। मैं चाहूँगा हुरैरा, इफ़ यू कैन लिफ्ट अप योर मेडल, आप ज़रा दिखा सकें। और भाई देखें, ये वो मेडल है जो कि हुरैरा साहब जो है वो लेकर आए हैं।
तो हुरैरा, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। टॉक मी थ्रू दिस, कैसी रही पूरी चैंपियनशिप? कहाँ कहाँ से प्लेयर्स आए थे? कहाँ की कौन सी नेशन के प्लेयर्स बहुत तगड़े थे? फ्रांस में जो ये चैम्पियनशिप हुई है, इसमें जो ज़्यादा कंट्रीज़ थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ थे। जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे। तो पाकिस्तान से जो इस चैम्पियनशिप में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान से। और प्लेयर्स जो थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ थे, लेकिन एशियाई कंट्रीज़ ज़्यादा नहीं थे। इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा थे। अच्छा, जब भी हम इस फिज़िकल स्पोर्ट्स की डिसिप्लिन की बात करते हैं तो जो फार ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं या फिर जो स्तान कंट्रीज़ हैं, मलेशिया से लेके थाईलैंड या फिर अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान, वहाँ से बड़े तगड़े प्लेयर्स आते हैं ताइक्वांडो के। यूरोपियन साइड के प्लेयर्स जो हैं वो ताइक्वांडो में कैसे हैं? जी, यूरोप में भी ताइक्वांडो जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। और लेकिन इसमें जो कज़ाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इनके प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। मतलब वैसे अभी फ्रांस का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके स्पॉन्सर्स कौन थे वहाँ के लिए? इवेंट का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इस इवेंट के लिए मुझे जो सिर्फ टिकट स्पॉन्सर हो सका, इसके अलावा तमाम जो एक्सपेंसेस थे वो खुद किए। और इसके टिकट के लिए मुझे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने स्पॉन्सर किया था। अच्छा, चलिए, समथिंग इज़ हैपनिंग। तो आप मेडल की तक पहुंचने की कहानी हमें बताएं। कौन कौन से कंट्रीज़ को आपने फेस किया, किसको हरा के आपने मेडल विन किया? मैंने क्वार्टर फाइनल से पहले एक फ़ाइट विन की। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में मैंने फ्रांस को बीट किया। फिर उसके बाद जब मैं सेमीफाइनल में गया तो उसमें भी मैं पॉइंट्स पे लीड पे था, लेकिन ताइक्वांडो रूल्स के मुताबिक जो कुछ फाउल्स होते हैं जिसको गमजम कहा जाता है, वो मेरे ज़्यादा होने की वजह से जो मुखालिफ खिलाड़ी था वो जीत गया और मैं मतलब हार गया। लेकिन अगर मेरे वो फाउल्स नहीं होते तो मैं सेमीफाइनल जीत चुका था। अच्छा, टीम क्या है हुरैरा आपका, और क्या आप स्टडी भी कर रहे हैं? जी, स्टडी भी कर रहा हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई, अब इंटर की पढ़ाई मैट्रिक से बहुत मुख्तलिफ होती है। कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपका पूरा रूटीन क्या होता है दिन भर का? मेरा रूटीन ये है कि मतलब सुबह मतलब कॉलेज में जाता हूँ मैं, उसके बाद दोपहर में मतलब थोड़ा आराम वगैरह करता हूँ, शाम में भी स्टडी करता हूँ और उसके बाद फिर ताइक्वांडो की जो क्लास है रोज़ाना की बुनियाद पे मतलब मैं करता हूँ। ज़बरदस्त। वैसे हमने सुना है कि आपकी जीत पर हमारे जो कहने इफ्तिखार अहमद, उन्होंने आपको बड़ा ज़बरदस्त कोई मुबारकबाद का पैगाम भेजा है? जी। आजकल जो क्रिकेट चल रही है उस पर इफ्तिखार को तो मिस कर रहे हैं हम, लेकिन कितना अच्छा लगता है। आपने मुर्तज़ा वहाब का नाम लिया, इफ्तिखार ने आपको मुबारकबाद पेश की। आपको लगता है हुरैरा कि अगर इसी तरह के पीठ थपथपाते रहें लोग, सपोर्ट करते रहें, लफ्ज़ी एक्नॉलेजमेंट भी और फिर माली मदद भी होती रहे, हम और बेहतर कर सकते हैं? वी कैन गो फर्दर। बिल्कुल, जो मतलब ये दुनिया में कहा जाता है कि मतलब पाकिस्तान मतलब स्पोर्ट्स में आगे नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान बहुत आगे, लेकिन जो है वो प्लेयर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे मैं अभी फ्रांस में गया, इसके मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। पहले वीज़ा प्रोसेस, जो आपको पता है यूरोप का वीज़ा कितना मुश्किल है। बिल्कुल। मेरे को 7 डेज़ में वीज़ा दिया, 7 डेज़ में मुझे वीज़ा मिला। पहले इस्लामाबाद गया, वहाँ से वीज़ा लिया। वीज़ा जब लग गया तो आपको ये बताऊँ, जाने से एक दिन पहले भी मेरा टिकट तो हुई थी, लेकिन टिकट की पेमेंट नहीं हुई थी। तो फिर मेयर कराची ने, उनकी जो पीए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर जिस दिन मैं जा रहा था उस दिन उन्होंने पेमेंट की टिकट की। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। फिर वहाँ जाके होटलिंग का मसला, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस सब के बावजूद भी इफ़ यू आर विनिंग, इसका मतलब ये है कि यू आर अ स्पेशल टैलेंट। और आपका आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद इस तरह होती रहे और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब वक्त जो है वो ब्रेक का हो गया, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वेदर अपडेट्स के साथ मैं हूं सोनिया सुंदस। मौसम की बात करें तो कराची में आज मतलब जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान, जबकि मौसम ओवरऑल खुशगवार ही महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर में मौसम जज़वी से मुकम्मल तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ गर्म भी रह सकता है। सिंध के दीगर शहरों में भी आज मौसम काफ़ी खुश्क और जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशन गोई है, जबकि बलूचिस्तान में क्वेटा, ज़ियारत, कलात, बारखान में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी भी एक्सपेक्टेड है। कश्मीर
कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और मतलब अबर आलूद रहने की तवक्को भी है। और अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात कर ले तो आज हमारे शहर कराची में मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज रहेगा और बादलों के राज के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 17 और मैक्सिमम जाएगा 31 डिग्री तक। आगे बढ़ते हैं क्वेटा की जानिब, तो क्वेटा में आज बारिश का इम्कान है, यानी कि मौसम खुशगवार और खुशगवार मौसम के साथ मिनिमम टेम्परेचर 5 और मैक्सिमम 11 तक जाने का इम्कान है। बात कर लेते हैं उससे थोड़ा सा आगे, मुल्तान चलते हैं। मुल्तान में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 11 और मैक्सिमम जाएगा 28 डिग्री तक। वहीं से आगे बढ़ते हैं लाहौर की जानिब, तो लाहौर में बादलों का राज बरकरार और बादलों के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम 22 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बात कर लेते हैं शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में सर्द हवाओं का राज, सर्द हवाओं के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 10 और मैक्सिमम 21 डिग्री तक रहने का इम्कान। वहीं आगे बढ़ जाते हैं पेशावर लिए चलते हैं, तो पेशावर में भी आज बादल बरकरार रहेंगे और बादलों के साथ साथ जो टेम्परेचर है मिनिमम वो है 11 एक्सपेक्टेड, मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री तक। उसके बाद जनाब बात करते हैं फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में भी मौसम अच्छा रहने का इम्कान, मिनिमम दर्जे हरारत 11 और मैक्सिमम जो है वो जाएगा 23 डिग्री तक। उसके बाद डिया खान क्लाउडी रहने का इम्कान, यानी कि वहाँ पर भी बादल और मिनिमम होगा 13 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री तक। उसके बाद चलते हैं गवादर, गवादर में भी क्लाउड्स होंगे, क्लाउड्स के साथ साथ 22 मिनिमम और मैक्सिमम जाएगा 27 डिग्री तक। फिर लेकर चलते हैं आपको मरी, मरी में भी बादलों का राज बरकरार, मरी के साथ जो है वो जनाब 7 और मैक्सिमम जाएगा 13। उसके बाद बात कर लेते हैं कलाम की, कलाम में जो है जनाब मिनिमम -7 और मैक्सिमम -1 जाने का इम्कान, स्कर्दू में मिनिमम जो है वो -6 और मैक्सिमम 2। मतलब ये ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त वेदर की वो मौसम है खुशगवार आने वाले हैं। आगे रमज़ान, तो उम्मीद करते हैं कि रमज़ान जो है वो अच्छे गुजरेंगे और प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना ही ये सेगमेंट। बात करते हैं थोड़ी सी आगे, फैसल की जानिब बढ़ते हैं। फैसल, ओवर टू यू। Let's carry forward weather a bit more। और हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर साहब, फोकल पर्सन मेट डिपार्टमेंट और तर्जुमान भी। अंजुम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अंजुम साहब, बारिशें पंजाब में होना कितनी ज़्यादा हैं, कब से हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है ये इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमें ये बताया गया है कि हो सकता है कि इस साल मुल्क में खुशकसाली हो सके? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। देखें जी, अगर आप खुश्क साली की बात करते हैं तो मैं इस बात को आपको बताता चलूं कि कल सुबह 8 बजे तक जो हमारा रेनफॉल का डाटा हमें मौसूल हुआ, उसके मुताबिक जो हमारी विंटर रेनफॉल होती है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें अभी तक हम -71% पे खड़े हैं। यानी कि हमारी जो औसत से 71% कम बारिशें हुई हैं। ताहम एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला जो इस बात की तवक्को है कि 23 की रात या 24 से मुल्क के मगरबी इलाकों को मुतासिर करना शुरू करेगा, जो कि 26 या 27 तारीख तक जो है मुल्क के मज़ीद शुमारी इलाकों तक फैलेगा। तो इस बात की तवक्को है उससे ये हमारी औसत काफ़ी हद तक मज़ीद कम हो जाएगी। तो जो एक खुशहाली का ख़तरा था उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। नाइस। और शिद्दत कितनी रहेगी इन बारिशों की, तेज़ होंगी या फिर हल्की होंगी? देखें जी, इनका जो इम्पैक्ट है हमारे शुमारी इलाकों में वो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे आपने पिछला सिलसिला देखा, उसमें काफ़ी इलाकों में जो है मौसलाधार बारिश की इतलात रही हैं और उसके साथ साथ जो है वो कुछ इलाकों में यालाबारी भी, पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी। तो आने वाला जो सिलसिला है ये तकरीबन नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान से पाकिस्तान में इंटर होगा और इसके साथ जो बलूचिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान के पहाड़ हैं उन पर एक अच्छी बर्फ़बारी की तवक्को है। इसके साथ साथ जब हम ये सिलसिला आगे मज़ीद शुमाल मशरिक यानी कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की तरफ मूव करेगा तो हमारे केपी और नार्दर्न पंजाब के जो पहाड़ हैं इंक्लूडिंग मरी, वहाँ पर एक अच्छा स्नोफॉल का स्पेल नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ खित्ता पोटोहार और शुमाली पंजाब में एक अच्छी बारिश नज़र आ रही है, जिसमें खित्ता पोटोहार में जो है वो बारिश के साथ साथ यालाबारी भी हो सकती है। अच्छा, वैसे अभी आपने बात की कि जी मरी में जो है वो स्नोफॉल हो सकती है और उसके गिरदोनवा में, और अगर हम कराची शहर की बात करें तो यहाँ पे इंतहाई गर्मी है और हब्स किसी कैफियत है। तो क्या आपको है ऐसी कोई प्रेडिक्शन कि उस तरफ जब मरी वगैरह में बर्फ़बारी एक्सपेक्टेड है, बर्फ़बारी होगी तो कराची के मौसम पे भी उसका असर पड़ेगा और यहाँ पे भी कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा?
देखें जी, आने वाले दिनों में मरीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो कराची पे नहीं होता, क्योंकि तकरीबन 1200 किलोमीटर या शायद इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस है। ताहम कोयटा और उसके गिरदोनवा में अगर बर्फ़बारी या बारिश होती है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर कराची पे आता है। अगर हम कराची के आज के मौसम की बात करें तो आज कराची का जो स्काई है या मतला है वो तकरीबन जुज़वी से मुकम्मल अबर आलूद रहेगा, और इस बात की तवक्को है कि शाम के औकात में या यूँ समझ लें कि मगरिब के आसपास या उससे थोड़ा सा लेट कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज चूँकि कराची में मैच भी है, आई थिंक सो, जी हाँ। तो जो लोग मैच देखने जाएंगे तो उनको टेम्परेचर ऑफ कोर्स आज 29 से 31 तक मैक्सिमम रह सकता है, लेकिन मैच के दौरान जो है वो उस टाइम इस बात के कभी इम्कान है कि जो हमारे स्काइज़ हैं ये क्लाउड से कवर होंगे, तो एक गर्मी की शिद्दत नहीं होगी, प्लेजेंट मौसम होगा। अभी क्योंकि सुबह के औकात हैं तो कराची में तकरीबन नॉर्थ ईस्ट से विंड्स चल रही हैं 6 से 7 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दोपहर के बाद ये विंड्स जो हैं साउथ वेस्ट यानी समंदर की हवाएं हो जाएंगी, तो जो आप इस वक्त कराची में हब्स फील कर रहे हैं उसमें कमी वाक़ हो जाएगी और मौसम शाम तक खुशगवार हो जाएगा। इट्स क्लाउडी राइट नाउ एज वेल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, और आपसे हम वक्तन फ़वक्तन मौसम के हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। चलें अब एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्रेक का टाइम हो गया, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और अच्छा आप उसको कैरी कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। एक और बहुत अहम मामला, और अब ये मामला हर रोज़ एक नया एंगल इसका सामने आ जाता है, हर रोज़ एक नया रुख इख्तियार कर जाता है। इस कहानी में हर रोज़ नए किरदारों की एंट्री होती है जो इस केस को मज़ीद पेचीदा बना रहे हैं। अरमगान, उसने अब मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का बाज़ाब्ता एतराफ़ भी कर लिया। बाय द वे, उसने पहले भी किया था एतराफ़, फिर वो मुकर गया था, लेकिन अब उसने बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया है। साथ ही पुलिस पर फायरिंग करने का जो उसने काम किया था वो भी उसने तस्लीम कर लिया है। भाई साहब बताते हैं कि पुलिस को पहले देख लेता तो मज़ीद गोलियां चलाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस वाक़े को बताते हुए कि ये ढिठाई है या फिर इसको मैं क्या नाम दूं। बहुत सारी चीज़ें जो कि हम ऑन स्क्रीन कह नहीं सकते, जो मेरे मुंह में इस वक्त आ रहा है। और उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी उनके पास नहीं था, ओरिजिनल नहीं था, और नशा करने के साथ साथ वो नशा फरोख्त भी किया करते थे। और इसके अलावा डे बाय डे जो चीज़ें सामने आ रही हैं निकल के, वो टॉप ऑफ द लिस्ट उनके वालिद साहब जो उनके लीगल गार्जियन, उनको समझना चाहिए जब वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा नशा करता है। इसी पे बात कर लेते हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत अफजाल सैयद को। अस्सलाम वालेकुम समेता, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। राइट नाउ सुमेता। सुमेता, अब ये मामला मज़ीद गंभीर होता जा रहा है। हम इस पे कानून की अमलदारी, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, इस सब पे तो हम बात करेंगे ही, बट खैर इसका एक और पहलू ये भी है कि इससे पहले जो हाई प्रोफाइल केसेस हुए जिसमें पूरी अवामी सेंटिमेंट वॉज विद द मज़लूम, लेकिन फिर आखिर में उसका निकलता क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट ऑफ विथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इतना ज़्यादा ये डूबियस केस है। ये बच्चा नशा कर रहा है, ये बच्चा नशा बेच रहा है, इसका वालिद बबांगे दोहल कह रहा है कि मेरा बच्चा नशा करता है। नॉट एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट बट जस्ट एज अ मेंबर ऑफ दिस सिटी, एज अ मेंबर ऑफ द आवर सिविल सोसाइटी, आपके लिए बात तशवीशनाक नहीं है? ऑनेस्टली जो हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और वाकई में आप सही कह रहे हैं। इसके ऊपर मैं एज गवर्नमेंट नहीं कह रही, लेकिन मैं सिर्फ गवर्नमेंट का आपको वो बता रही हूँ कि हाउ सीरियस द गवर्नमेंट इज़। हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जो ड्रग यूज़ है उसने यंग में भी और अडल्ट्स में भी, आपने देखा होगा पहले ये सारी नशे और इन सारी चीज़ें आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं थी जी। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा है कि वो किसी स्टैचर का बंदा हो, बंदी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सब जो है वो किसी ना किसी ड्रग फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने क्रैकडाउन भी किया। शर्जील साहब या मुकेश साहब जो इस डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, उन्होंने भी बोला कि हमें रैंडम टेस्टिंग करनी चाहिए स्कूल्स में हो। और हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को ह्यूमिलिएट करेंगे या कोई भी चीज़ कहेंगे, क्योंकि ये एक बीमारी है।
इसको आपको एक इलनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। यू नो, जहाँ मेडिसिन है वहीं मेडिसिन के साथ जो है साइकोलॉजी, साइकेट्री और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसको हमारे पास रिहैब सेंटर्स हैं। आई वुड रियली वांट कि आप किसी दिन अपने शो के तवज्जुह से आप वो दिखाएं जो हम एंटी नारकोटिक्स के जो हमारे अस्पताल हैं, जो हमारे रिहैब सेंटर्स हैं, क्योंकि देखिए ये मेडिसिन से ट्रीट नहीं होती है। जिस तरह वो बच्चा भी आपने देखा होगा, ही इज़ फ्लक्चुएटिंग, कभी वो स्टेटमेंट्स चेंज कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, पता नहीं उसकी मेंटल स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट किस लेवल की है, या अगर वो नशा कर रहा, जिस तरह आप भी बता रहे हैं और हमने भी देखा है थ्रू आउट जो केस फॉलो कर रहे हैं, उसको क्या विड्रॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके वालिद साहब को भी देखें ना, मतलब रिहैब का चॉइस तो किसी के पास भी, और स्पेशली देखिए बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में मुलव्वस हो चुके हैं, या उसको ट्रीट कैसे करना है, या उनसे डील किस तरह करना है। बट हिज फादर नोज। बात है कि पेरेंट्स को नहीं पता। एग्जैक्टली, इसलिए आई थिंक हमें अपनी रिलेशनशिप विद आवर चिल्ड्रन जो है वो बड़ी उस तरह डेवलप करनी चाहिए ताकि वो आपसे आके शेयर करें। खुदा न खास्ता उनसे कोई इस तरह चीज़ में पेयर प्रेशर में हो जाता है, ये चीज़ें पेयर प्रेशर में हो जाती है। यू स्टार्ट स्मोकिंग बिकॉज पेयर प्रेशर, क्योंकि दूसरा कर रहा था तो मैंने किया। अब जो है वो स्मोकिंग और अल्कोहल से आई थिंक बात बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है हमारे मुल्क में, और हमें इसके रोकथाम के ऊपर वो करना है। लेकिन हमें पेरेंट्स के साथ भी फैशन स्टेटमेंट, पेयर प्रेशर। अब इसमें समझता नाउ द थिंग इज, चले हमने ये बात कर ली, आपने कहा कि गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट वेरी सीरियस, यस। आप तक क्या मालूमात पहुंची हैं, ये बच्चा क्या कर रहा था, किस किस चीज़ों में ये मुलव्वस है, और मैं जाहिर सी बात है इस पे हम स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते कि वेयर द केस इज गोइंग, बट लोग जो है ना अब ये देख रहे हैं कि भले से इसका जो दोस्त है जो कत्ल हुआ मुस्तफ़ा, ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट, लेकिन कत्ल है। बस अब ये है कि इन्वेस्टिगेशन आपने देखा होगा, अब पहले हमें जो है पुलिस को जो है उसकी वो कस्टडी नहीं मिली थी, रिमांड नहीं मिला था, अब मिल चुका है। इसी तरह से जो वो एतराफ़ करता जा रहा है वो भी आ रहा जाए। आज जो है जो ग्रेव को वो करते हैं, कब्र वो है आज वहाँ पे पुलिस जो डॉक्टर हैं वो भी मौजूद होंगे, उसके बाद और मज़ीद मालूमात पता चलेगी। मगर होम मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि ये बिल्कुल एक अनबायस्ड वो होगी, जो कसूरवार है उसको बाय द बुक, बाय द लॉ उसको सज़ा भी मिलेगी, और वो कोई भी इन्फ्लुएंशियल हों, इन्फ्लुएंशियल ना हों, कोई भी स्टेटस के हों, कुछ भी हों, बट लॉ विल टेक इट्स वे। और सिंध गवर्नमेंट जो है और पुलिस जो है ख़ास तौर पे, वो जो भी इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कर रही है। थोड़ा पहले करा होता, मगर आपको भी पता है कि शुरू में ये एक मिसिंग से शुरू हुआ, जो फाइल रिपोर्ट हुई थी, मिसिंग टर्न्ड इनटू किडनैपिंग के बाद जो वालदा थी उनको एक रैंसम की कॉल आई। जब रैंसम की कॉल आ जाती है, वो AVCC और CPLC और ये सारे इदारे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो पुलिस को भी बहुत जो है वो गोल गोल घुमाया गया व्हाटएवर, क्योंकि इस तरह की जब सिचुएशंस होती हैं तो मीडिया भी हो रहा होता है, प्लस आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आई है, जिस पे होम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि वी आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट फेक न्यूज़, क्योंकि फेक न्यूज़ में आपने बहुत स्पेकुलेशंस और बहुत सारी चीज़ें वो क्रिएट कर दी थी और केस बिगड़ जाता है। तो बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, इनको बहुत सेंसिटिवली डील करना होता है। आई जस्ट होप के is only Sindh police involved in it, या फिर बलूचिस्तान? देखिए वो तो लेज़ॉन हुआ था ना, हुआ था क्योंकि जब ये यहाँ से बलूचिस्तान गए होंगे, बलूचिस्तान में उन्होंने एक पुलिस स्टेशन है वहाँ के करीब ही इन्होंने ये गाड़ी वो कर दी और इसको वहाँ आग भी लगाई है, ताकि वो जो भी होता है आपका दिमाग ये कहता है उस वक्त कि आग लगा दें, ताकि जो भी कोई यू नेवर नो उस वक्त वो में हो। बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता कि वो किस उसमें था, ये तो तफ्तीश से पता चलेगा। मजीद छोटा है, ही इज जस्ट 22 23, both the guys are both the boys were very young ग्रुप के हैं। और दूसरा ये इतना बड़ा एक यू नो डिसीजन है कि किसी को जो जिंदा भी था, मतलब वो नीम बेहोशी किसी हालत में था, उसमें उसको आग लगा देना। सो मेरा तो ये इतना ख्याल है। एक और एस्पेक्ट भी, और अगेन आप मौजूद हैं तो मैं आपको मौजूद का फ़ायदा उठाते हुए भी पूछूंगा कि
इट वाज नॉट एट द स्पर ऑफ मोमेंट डिसीजन। उसने पहले उसको मारा है, 2 घंटे तक मारता रहा है, वो फिर उसको मतलब कि पूरी एक्टिविटी प्लान्ड है। तो ये सिर्फ इट वाज नॉट कि उसी वक्त उसने डिसीजन लिया, इट वाज सो मच प्लान्ड डाउन समेता। अब जनाब अली फिर से वही बात कि शहर में ड्रग्स का आना, उसका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना कहीं ना कहीं तो लैकिंग है ना, इसमें हम वी कैन नॉट क्लोज बिल्कुल। देखिए क्रैकडाउन्स भी करे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इसके रूट कहीं और से भी हो सकती हैं, किसी और सूबे से भी हो सकती हैं, किसी पड़ोसी मुल्क से भी हो सकती हैं, कहीं से आ भी सकता है। बट अगेन हमारी जिम्मेदारी, हमारा शहर है, हमारा सूबा है। सो एज़ द गवर्नमेंट हमने बहुत सारे क्रैकडाउन्स किए जिसमें बहुत सारे डीलर्स जो होते हैं, अपेरेंटली ये टर्मिनोलॉजी भी सीखनी पड़ रही है बिकॉज इट्स सो न्यू टू अस, उनको भी क्रैकडाउन के थ्रू जो है वो करते जा रहे हैं। इसी तरह से ये बड़ा एक जो कार्टेल वाला जो सीन होता है ना, कि पता करना होता है कि कौन किसको डील कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहे हैं। सो ये नेक्सस तोड़ने के लिए जो है गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इक़दाम लिए हैं, बहुत सारे क्रैकडाउन्स हुए हैं, बहुत सारे लोग पकड़े गए। लेकिन अगेन पुलिस, एक्साइज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अपना काम कर लेती है। हमारी कोर्ट से भी ये होती है कि जब आप इस तरह के लोगों को पकड़ते हैं तो वो फ़ौरन बेल पे या किसी चीज़ पे बाहर ना आ जाए, क्योंकि उनका नेक्सस नहीं टूटता ना। नेक्सस तो उस वक्त टूटेगा जब आप उनको जेल करेंगे, बाहर वो नहीं आएंगे, बेल्स नहीं मिलेंगी और ये सब। तो कानून भी मौजूद है, कानून हरकत में भी है, गवर्नमेंट भी हरकत में है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें जो है ना कोर्ट्स का भी वो होता है कि बेल्स मिल जाती हैं और ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि ये भी ना हो, इसी तरह ये नेक्सस टूटेगा, इसी तरह हम ये जो एक लानत है उसकी ड्रग्स की और ड्रग अब्यूज़ की, उससे हम निकलेंगे। और पेरेंट्स भी, मतलब आपके शो पे हमेशा ये होता है कि व्हेन आई एम एंडिंग और व्हेन आई एम व्हाटएवर, आप लोग एटलीस्ट अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं। दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस शो, कि अवेयरनेस, सिर्फ हम उस वाक़े की बात कर लेते हैं, वो वाक़े की बात जो है हमेशा हो रही होती है। वो आपको सोशल मीडिया से भी पता चल जाती है, वो आपको दूसरे मीडिया से भी पता चल जाती है, हर चैनल पे ये वो हो रहा है। बट अवेयरनेस, हमारा काम है अवेयरनेस देना, आपका भी काम है ऑब्वियसली, विच यू डू ग्रेटली, कि अवेयरनेस दें कि ड्रग यूज़, अपने पेरेंट्स भी ड्रग यूज़ और ड्रग यूज़ से अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों के साथ ऐसी एक रिलेशनशिप रखें जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम ना हो आपसे कोई भी बात डिस्कस करने में, किसी भी नौयत की बात, वो माँ से करे या बाप से करे, किसी एक से वो एटलीस्ट घर में कर सके, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अर्ली स्टेज ऑन ख़त्म हो जाए, ना कि वो इस स्टेज पे आके ख़त्म हो जहाँ पे किसी का कत्ल हो जाए या कभी किसी माइंडसेट में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसको आप बाद में से पछतावे के अलावा या किसी और तरीके से डील नहीं कर सकते। समेता, अब इसमें एक और चीज़ है, नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर केस एज वेल, इतना भयानक इसमें ये चीज़ है बिकॉज वो सिर्फ ड्रग प्लैडलिंग नहीं है, वो कॉल सेंटर भी चला रहा है। हमारे शहर में पता नहीं कितने ऐसे कॉल सेंटर चल रहे हैं, वहाँ हो क्या रहा है। तो ये एक पूरा नेटवर्क है, इट्स नॉट जस्ट वन किड गोइंग एंड किलिंग वन एंड देन कमिंग एंड किसी ठीक है मैंने कर दिया है। सो आपको लगता है कि वो अकेला ये कर सकता है ये काम सारा, या फिर देयर आर मोर पीपल इन्वॉल्वड इन इट? सी आई आल्सो सी, but I don't want to कोई पुलिस का बुलाल टेंशन टाइप बंदा भी इसमें मुलविस है, यू नो। नो देखिए, एक और बात, होम मिनिस्टर, अगेन मैं बार बार कोट कर रही हूँ होम मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने फ्रॉम डे वन जब ये रैंसम की किडनैपिंग का वो था, तब से लेके अब तक ही इज़ बिन एसोसिएटेड विद के जो भी कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें उनको पता थी। उन्होंने ये भी बोला अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी गवर्नमेंट की साइड से जो पुलिस होगी या वो भी उसमें इन्वॉल्व है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। आपको देखा होगा वो साउथ में काफ़ी 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है, उनको डिमोट भी किया हुआ है। देयर इज़ नथिंग मोर उनके लिए कि आपको डिमोट करा जाए, उन्होंने भी वो लिया है। बट अगेन हाँ, एक नेक्सस होगा, एक वो वाली सिस्टम होगा, क्योंकि उसके घर से ना सिर्फ आपको, मतलब ही इज़ अ वेरी यंग गाय, यू वुड अंडरस्टैंड कि एक 22, 23, 24, 25, इवन 30 साल का लड़का जो है उसके पास इतना कुछ मिलना, लैपटॉप्स, कोई कैमरा, फ्लैश कैमरा, और कितने कैमराज उसकी वहाँ पे, ऐसा वो क्या चल रहा था वहाँ पे कि जिसमें पता नहीं 20 से 25, 30, 40 जो है आपने कैमराज लगाए हुए जस्ट टू मॉनिटर योरसेल्फ। फिर उसके बाद आप 2 घंटे तक रेजिस्ट करते रहे, तो कितना एम्यूनेशन आपके पास है, जो पकड़ा गया है वो तो अलग है, जो यूज़ हुआ है वो कितना हुआ था कि आपने जो है रेजिस्ट किया है फॉर आवर्स, और उसके बाद आपने जो है पुलिस को भी वो किया है, आपने शूट किया है, और आप उस वो डीएसपी थे और वो थे।
तो इट्स वेरी फिक्र करने वाली और एक हाँ, बात है कि ये हमारे वो वाले इलाके में जहाँ पे हम समझते हैं कि लोग बड़े सेफ हैं, सेफ है, ये भी एक माइंडसेट है कि आप डीएचए में रहते हैं तो आप फील करते हैं आप बहुत सेफ हैं, लेकिन आपके घरों में और ये सारी चीज़ें आपके पड़ोस में इस तरह की चीज़ें हो रही है, वही बात आ जाती है हमारा कल्चर, हमारा वो। बट अगेन पेरेंट्स की भी ये वो है, ये कोई बहुत बड़ा कोई अडल्ट नहीं है, ये रिलेटिवली न्यू अडल्ट है। इसके ऊपर हमारे पेरेंट्स की निगरानी और ये सारी चीज़ें, इसको जो है हमें यकीनी बनाना चाहिए। समिता, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया you so आपकी much. तशरीफ अफरी का। तो जनाब समिता अफजाल सईद हमारे साथ मौजूद थी और इस वादे के साथ कि इस केस पे इन्फ्लुएंस किसी का भी हो बख्शा नहीं जाएगा जो भी कसूरवार है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो जाता है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान का चांद कब होगा, ये वो सवाल है जो आजकल हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा है। हर शख्स की ज़बान पर एक यही सवाल कि मैं भी वो दूसरा शख्स हूँ। आप तीसरे, मैं दूसरी, आप तीसरे। चलो, तो तीसरा पता नहीं क्या पूछ रहा है। तीसरा पता क्या, तीसरा जो हर तीसरा शख्स है वो ये कह रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी समथिंग यूनिक। तो वो समथिंग आई डोंट नो ना, यही तो हमने पूछना है कि वो यूनिक क्या है। अब रोयत हिलाल कमेटी ने आने वाले जुमे 28 फरवरी को इजलास बुला लिया। चांद देखने के हवाले से इजलास होगा। शहादतों की बुनियाद पर आपको पता है फिर ऐलान सामने आएगा। दुआ ये करते हैं कि शहादतें पूरे मुल्क से आ जाएं, सारे एक जैसे आ जाएं और हम एक ही साथ ईद मनाएं। ऐसा ना हो कि आधा मुल्क अफगानिस्तान, आधा मुल्क सऊदीया के साथ ईद करो। खैर, तो दूसरी तरफ ये वो है तीसरा आदमी जो ये कह रहा था ना भाई, है ये कि कमरी और शमसी महीने का आगाज़ एक ही तारीख से हुआ है। ये जो मामला है पता नहीं कितने सालों बाद ये चीज़ आया है, सिर्फ इस माह रमज़ान में ये देखा जाएगा। तो चलें इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, माहिर फलकियात डॉक्टर आदिल शफीक। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह सुबह सूरज निकलने के साथ ही हम चांद की बात कर रहे हैं, तो अच्छा ये एक चीज़ है कि 33 सालों बाद जो है ये ऐसा होने जा रहा है रमज़ान मुबारक में कि कमरी और जो शमसी कैलेंडर है इट्स गोइंग टू बिगिन, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, इसके चांसेस तो हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि चांद 28 तारीख की शाम को नज़र आता है या नहीं आता है। अच्छा, अगर तो कैलकुलेशंस की बात की जाए तो जो रमज़ान का चांद है उसकी पैदाइश जो है वो 28 तारीख की सुबह 5:45 पे होगी और शाम तक जिस वक़्त हम ऑब्ज़र्वेशन करते हैं चांद की, उस वक़्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे की होगी। और अगर हम इस तरह मतलब बात की जाए कि चांद की कितनी उम्र पे चांद की विजिबिलिटी पॉसिबल है, तो उसके लिए एटलीस्ट जो है चांद की उम्र 13 घंटे होना ज़रूरी है, क्योंकि 13 घंटे से अगर कम चांद होगा तो उसकी जो इल्यूमिनेशन है, मतलब सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो वो हमारे तक पहुंचती है रिफ्लेक्ट होके, तो वो जो बारीकी है चांद की वो इतनी कम होती है कि वो नेकेड आई से नज़र आना मुमकिन नहीं। तो 28 तारीख की शाम को जो है चांद होगा 0.4% इल्यूमिनेशन होगी, मतलब 0.4% उसका हिस्सा रोशन होगा। 100% अगर हम पूरे चांद को रोशन अगर कंसिडर करें तो। अच्छा, और दूसरी बात जी नाजरीन और हाजरीन की तरफ से एक बड़ा अहम सवाल ये है कि चांद नज़र आने के कवी इम्कानात हैं या नहीं, और क्या मतलब 28 फरवरी को लगता है आपको चांद नज़र आ जाएगा, कितने चांसेस हैं? मुश्किल है, मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है चांद का नज़र आना जी, क्योंकि नेकेड आई से जो अभी तक सबसे कम उम्र चांद नज़र आया है वो 13 घंटे का है, और उस वक़्त जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि 12 घंटे उम्र होगी चांद की, तो उसका नज़र आना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो इस तरह 28 को तो चांद नज़र नहीं आएगा, तो उसके अगले दिन चांद की उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी और रोशनी भी उसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, तो चांद 1 तारीख को फिर नज़र आ जाएगा। इस तरह मेरे ख्याल में 2 तारीख से जो है वो रमज़ान 2 मार्च से रमज़ान का महीना इंशाल्लाह शुरू होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा क्योंकि लोग ना बड़े एक तो कंफ्यूज भी रहते हैं और दूसरा पिछले सालों में देयर हैज़ बीन अ डिबेट कि जी हम रोयत हिलाल मतलब कि ऐसा भी हुआ, स्टैंड ऑफ हो गया था रोयत हिलाल कमेटी वर्सेस द साइंस मिनिस्ट्री
कि जी हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी कैन हैव हम अगर मौसम की अपडेट से लेके चांद के निकलने के वक्त तक अगले 10, 20, 100 सालों तक का डेटा, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम ले सकते हैं, तो फिर हम डिपेंड इन पे क्यों करें? तो इस डिबेट को मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इस पे बताएं कि रोयत हलाल कमेटी की इम्पोर्टेंस कितनी है और साइंस जो है इस हवाले से वो प्रेडिक्शन जो होती है उस पे हम कितना आगे तक देख सकते हैं कि कितने सालों तक वो चांद कितने बजे निकलेगा, सूरज कितने बजे तक गुरूब होगा? जी बिल्कुल। 28 तारीख की अगर बात की जाए तो उस दिन सूरज गुरूब होने का टाइम लगभग 5:59 पे होगा, 5:59 PM पे। और चांद जो है उस वक़्त उसकी ऊंचाई 5 डिग्रीज होगी उफ़क़ से, और चांद जो गुरूब होने का टाइम होगा वो होगा 6:30 बजे। तो तकरीबन हमारे पास आधा घंटा होगा। और वही मैंने जैसे पहले अर्ज़ की कि एक लिमिट होती है जिसके अंदर, मतलब जिसके अंदर चांद का होना ज़रूरी है ताकि वो आँख से नज़र आ जाए। तो एटलीस्ट 45 मिनट्स तक मतलब अगर सनसेट और मून सेट के बीच में टाइम हो तो तब ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, अक्सर हमारे जो जनरल पॉपुलेशन है उनके अंदर ये गलत तासुर पाया जाता है कि रोयत हिलाल के जो फैसले हैं वो दुरुस्त नहीं होते। वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक सेट क्राइटेरिया है रोयत हिलाल का कि हमारे जो मुल्क में या हमारी जो रोयत हिलाल है वो ये कहती है कि चांद का नेकेड आई से नज़र आना जो है वो ज़रूरी है एक महीना शुरू करने के लिए। हाँ, हमारे पास कैलकुलेशंस ज़रूर हैं। हम ये अगले 100 साल की या बल्कि 1000 साल की मैं कहूँगा कि कैलकुलेशंस हम देख के कह सकते हैं कि हाँ चांद की पैदाइश होगी। जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि चांद की पैदाइश तो पहले हो चुकी होगी और 12 घंटे का होगा। लेकिन क्योंकि क्राइटेरिया ये है कि नेकेड आई से नज़र आना ज़रूरी है, तो इस वजह से ये जो है फिर उसमें क्लैश आ जाता है और फिर ये डिबेट होती है। यहाँ पे एक और चीज़ वैसे डॉक्टर साहब इस बार की साइंस क्या कह रही है आपकी कि कब होगा चांद? मैंने आपको पहले अर्ज़ की कि चांसेस बहुत कम है 28 तारीख को। तो इंशाल्लाह रमज़ान जो है वो रमज़ान का चांद 1 तारीख की रात को नज़र आएगा और 2 तारीख से जो है वो इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। But this is prediction and we have to wait for the official statement from रोयत हिलाल कमेटी ना। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि उन्होंने अपने क्राइटेरियाज़ जो हैं रोयत हिलाल के उसको चेंज कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल द यूज़ ऑफ टेलीस्कोप का यूज़ करना चाँद को देखने के लिए, या कोई जो एड्स होते हैं उसको यूज़ करना, उसकी मदद से चाँद को देखना वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं। हालांकि जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ अभी नहीं है। वो सिर्फ नेकेड आई की जो है वो विजिबिलिटी उनके लिए मस्ट है कि आँख से दिखाई देना ज़रूरी है। अगर तो हम टेलीस्कोप वाला क्राइटेरिया ले आएँ, क्योंकि बहुत सारे इस्लामी मुल्क ममालिक जो हैं इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वो क्योंकि एक एडवांसमेंट आ गई है, एक हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। ये मेरा इस पे मौक़िफ़ है। तो ये अब मिल बैठ के ही फैसला किया जा सकता है। ठीक है सर। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ऑफिशियली वील हैव टू गो विद रोयत हिलाल कमेटी जो भी वो कहती है। आगे बढ़ते हैं। वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो सस्ता मुल्क है? पाकिस्तान डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर की बात कर रही हैं। कराची, लाहौर। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो कराची इज़ वे चीपर देन। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे तो पाकिस्तान में यूटिलिटी बिलों, फलों और दीगर रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें देखकर तो हमें ये लगता है बड़े हम महंगे हैं, बड़ा एक्सपेंसिव है। मगर दुनिया के 3 सस्ते तरीन शहर पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये हम नहीं कह रहे भाई, एक तहकीक कह रही है, उसका दावा है। एक नई फहरिस्त जारी हुई है जिसमें लाहौर और कराची को तरतीब दी गई है दुनिया का तीसरे और चौथे सस्ते तरीन शहरों में, जो कि ज़ूरिख के मुकाबले में अराउंड 85% सस्ते हैं। यार आप ठीक है, आप ये बात ठीक है। मैं इस पे बहुत मौदबाना किस्म का हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। ज़्यूरिख और कराची प्लीज़ हम बात कर लेते हैं इसी हवाले से। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। पहले रुख करते हैं कराची का। हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फिर लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुरम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, खुरम अली। लेकिन पहले कराची चलते हैं। हाँ भाई खुरम गुलजार, हम तो दुनिया के तीसरे सस्ते तरीन शहर में रह रहे हैं, तो बताइए क्या कुछ है सस्ता कराची में?
जी बिल्कुल, सस्ते शहर की बात की जाए तो कराची भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि आप देखें कि शहर के अंदर गरीब आदमी किसी भी इलाके में चला जाए तो नॉर्मली उसको 100 रुपये के अंदर दाल सब्ज़ी और अगर बात करें चने की तो ये रोटियों के साथ मिल जाती है, जिससे वो बासानी अपना पेट जो है वो भर लेता है। इस वक्त कुछ आप एक होटल पे हम बात करते हैं लोगों से। सर आप क्या कहते हैं, कराची सस्ता शहर है, खाने पीने के चीज़ें आपको कितने में पेट भर जाता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जो है आप 150 रुपये में 180 रुपये में आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। हाँ, 100 रुपये में भी क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? सर बर्गर वगैरह मिल जाता है और दाल सब्ज़ी भी मिल जाती है। बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं जो कि खाने पीने के लिए आए हैं, चाय पीने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, इन सबका कहना यही है कि इस शहर के अंदर वो भूखे नहीं सोते, आराम से एक वक्त की उनको रोटी जो है वो 100 रुपये में मिल जाती है, जिससे वो बासानी अपना पेट भर लेते हैं। तो उसमें दीगर अशिया भी हैं, चाय दाल है, सब्ज़ी है, और उसके अलावा बात करें अगर हम बहुत सारे ऐसे यहाँ पे बड़े मशहूर ठेले भी मौजूद हैं जहाँ पे 80 रुपये में बर्गर और 100 रुपये में जो है वो इजीली चाट और बोटी रोल कबाब रोल जो है वो मिल जाते हैं। जी, ये थे खुरम गुलजार जो बता रहे थे कि कराची में भाई आप 100 रुपये के अंदर अंदर खाना खा सकते हैं। अब चलते हैं ज़रा आपको लाहौर लेके, लाहौर में हमारे नुमाइंदे हैं खुरम मलिक, ज़रा उनसे भी अपडेट्स लेते हैं। जी खुरम बताइए, कराची के तो ये हाल है, लाहौर के क्या हाल है? 100 रुपये में लाहौर में खाना खाया जा सकता है या नहीं? जी बिल्कुल, एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है जिस पर लाहौर और कराची तीसरी और चौथी पोजीशन पर खाने पीने के हवाले से सस्ते शहरों में जो है उसका शुमार किया गया है। और इस वक्त हम एक दाल चावल के ठेले पे मौजूद हैं दुकान पर, जहां पर लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो दाल चावल भी खा रही है। और लाहौर में ख़ास बात ये है कि कोई भी शहरी हो वो भूखा नहीं सोता, क्योंकि सस्ता खाना जो है वो यहाँ पर मिलता है रिपोर्ट के मुताबिक। इस वक्त मेरे साथ सर मुझे बताइएगा, आपने दाल चावल का ठेला लगा रखा है, दुकान है आपकी, क्या समझते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आपके पास मौजूद है और आपकी रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब है, क्या कहेंगे? बस अल्लाह की खास रहमत है जी, और क्या कहना है। अच्छा सौदा मुहैया करते हैं और मुनासिब पैसों में करते हैं, ये बात है। सर लाहौर में एक सर्वे भी किया गया है जिसकी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें लाहौर सबसे सस्ते शहरों में शुमार हुआ है। दाल चावल जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ते जो है यहाँ पर मिल जाते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस परचेजिंग कर लेते हैं वो मार्केट से, फिर वो थोड़ा कम प्रॉफिट में रख के सेल करी जाते हैं। जी बिल्कुल, आप मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर दिखाए कि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त अपनी बारी का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि लाहौरी दाल चावल जो है बहुत ज़्यादा उनकी पसंदीदा ग़िज़ा है और बड़े शौक़ से जो है वो दाल चावल खाते हैं। तो इसी तरह हम एक लाहौर के अंदरून शहर पर पहुँचे थे, जहाँ पर हमने सर्वे भी किया और चेक भी किया। एक रिपोर्ट क्योंकि जारी की गई थी जिस पर ये इंकशाफ किया गया कि लाहौर और कराची सस्ते तरीन शहरों में जो है उसका शुमार होता है, और खाने पीने के हवाले से जो है वो लाहौर वाकई जो है वो सस्ता शहर लग रहा है। जी जनाब, तो आपने देख लिया कि 100 रुपये में, अच्छा लाहौर में फिर थोड़ा सा लाहौर में 2 समोसे आप अगर ले लें, बेस्ट के समोसे होते हैं, बेस्ट जो है वहाँ का एक ब्रांड है, तो वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसके साथ फिर कराची में आप चले जाएं, बोरा बाज़ार चले जाएं, सदर चले जाएं, ओल्ड सिटी एरिया, कोर्ट रोड, आपको दाल चावल से लेके हलीम की प्लेट तक सब जो है वो सस्ते में मिल जाता है। लेकिन ये है कि अब इस पे हाइजीन वाले अपने जो है ना रेज देयर कंसर्न्स। हाँ भाई, कि भाई आप जो है वो गुजर नाले के पास खड़े होकर आपने ठेला लगा लिया है, तो आप वो गुजर नाले को ऐसे कर लें और फिर हाँ सब सस्ता है, ऐसे ही कर लेते हैं और ब्रेक ले लेते हैं ऐसे करके लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भारतीय मूवी का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है जिसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो एक मच्छर जो इंसान के साथ क्या क्या कर सकता है, और वो एक मच्छर जब एक के बाद अनेक हो जाए और वो बिल्कुल भी नेक ना हो, बहुत सारे हो जाएं, तो फिर सवाल तो करना बनता है कि शहर कायद में भाई आखिर मच्छरों की इतनी भरमार क्यों है? कुछ ज़्यादा ही हो गए वैसे, और मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया का भी बाइस बन रहे हैं भाई, और शहरी अपनी हिफाजत कैसे करें आखिर। और इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान, जो कि माहिर वबाई अमराज हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या वजह है, सर्दियां तो ऑलमोस्ट जा चुकी हैं, हम कहा करते थे और सुना करते थे कि जी मच्छर जो हैं वो सर्दियां आती हैं और मच्छर साथ लेकर आती हैं, लेकिन कराची में तो भाई बहुतात हो चुकी है, ऐसा कोई मौसम सर्द भी नहीं है, ये डेंगू और मलेरिया चिकनगुनिया का केसेस में इजाफा भी हो रहा है, इनसे बचाव कैसे मुमकिन है?
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मच्छर यकीनन जो है काफ़ी सारी बीमारियां लेके आती है और मौसम के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि जैसे मौसम जो है इसके लिए आइडियल होता जाएगा तो हर मौसम के अपने अपने मच्छर होते हैं। तो सर्दियों में मच्छर निस्बतन कम होते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा नहीं रही तो मच्छर सर्दियों में भी रहे और अब तो ग्रेजुअली इस मच्छरों की जो तादाद है वो उसमें बहुतात आ रही है। तो डेंगू एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैलता है और चिकनगुनिया एक अगेन एक वायरस है जो मच्छर के ज़रिए फैलता है। मलेरिया एक और बीमारी है जो मलेरिया के मच्छरों के ज़रिए फैलता है। तो बहुत सारे बीमारियां जिसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, ये तमाम के तमाम मच्छरों के ज़रिए फैलते हैं। तो हमें इनफरादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को बचाएं भी और मच्छरों की अफजाइश को ना होने दें। इस तरह इज्तिमाई तौर पे भी सफाई सुथराई का हमें ख्याल रखना चाहिए, पानी को कड़ा नहीं होने देना चाहिए, घरों में खिड़कियाँ और जालियाँ लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना आए। स्पेशली बच्चों को हमें महफूज बनाना चाहिए, स्पेशली जब वो स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी मच्छर होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि पूरे आस्तीनों वाले कपड़े उनको पहनाएं और मच्छरों के काटने से उनको बचाएं। इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी ऑलरेडी कोशिशें भी हो रही है, लेकिन मज़ीद होनी चाहिए क्योंकि सारा साल मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। पूरे जो है सेवरेज सिस्टम को हमें बेहतर बनाना चाहिए ताकि गली मोहल्ले में पानी कड़ा ना हो। इस तरह घर वालों को भी चाहिए कि वो अपने पानी को जो है वो ऐसी महफूज रखें ताकि वो डाम के रखें, उसको कवर रखें और उसमें मच्छर की अफजाइश को हम महदूद रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, करंट सिचुएशन की कराची की बात कर लें। देयर इज़ अ ह्यू एंड क्राई, लोग कह रहे हैं कि भाई स्प्रेस क्यों नहीं हो रहे और बहुतात हो गई है शहर में मच्छरों की। पूछना मैं आपसे ये चाहूँगा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है इस सॉर्ट ऑफ वेदर या साल के इस पॉकेट में कराची में इतने मच्छर हो जाना, या फिर ये खामखा का ह्यू एंड क्राई है, मच्छर इतने ही होते हैं शहर में इस पॉकेट ऑफ सीज़न में? मच्छर तो यकीनन है, इसकी बात को हम डिनाई नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ स्प्रे इसका वाहिद हल नहीं है। स्प्रे तो वक्ती तौर पे मच्छर को भगा देगा, मच्छर को वो मारता नहीं है। उसकी अफजाइश जगह जगह उसके अंडे पड़े होंगे, लार्वास पड़े होंगे, तो अगर वक्ती तौर पे अभी स्प्रे हो भी जाए तो अगले दिन फिर मच्छर होंगे। तो ये इज्तिमाई काविशें होनी चाहिए। गवर्नमेंट की अपना ज़ाहिर बात है उसमें एक कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ अगर पानी नहीं कड़ा होगा तो मच्छर नहीं होंगे। मच्छर की अफजाइश की जो वाहिद ज़रिया है वो वेट इन्वायरमेंट है या पानी का कड़ा होना है, चाहे वो हम घरों में कड़ा रखें पानी या अपनी जो खिड़कियाँ हैं या जो जहाँ पे पौधे उगते हैं गमलों में पानी दें या टायरों में बाहर जगह पे। तो उसको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसमें हिस्सा डालें और इनफरादी, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, 3 करोड़ की आबादी है, अगर आप एक बंदा अपनी जिम्मेदारी महसूस कर लें तो मच्छरों की अफजाइश को हम कम कर सकते हैं। फिर इस तरह जी वैसे डॉक्टर साहब आपके सवाल से एक चीज़ मुझे मेरे जहन में अभी आई तो मैं चाहूँगी मैं इसको पूछ लूँ। आपने कहा कि जो जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ पे मच्छर आ जाते हैं या लावा तो होता ही, अगर आप फॉर द टाइम बीइंग उनको भगा दें स्प्रे करके तो लावा तो वहाँ पर होगा, तो वो हम उनको कैसे मार सकते हैं? पानी के ऊपर क्या स्प्रे करें कि उनका जो मेन पॉइंट है लावास को ख़त्म कैसे किया जाए? ये पूरा सर्वेलेंस सिस्टम है। गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन का एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो उसको पूरा साल उस पर काम करती है। हम भी उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो साइंटिफिक तरीके से वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर हम एटलीस्ट ये कि मच्छर को काटने से अपने आप को बचाएं और पानी कड़ा ना होने दें तो इतना भी काफ़ी है। हमारी जो कंट्रीब्यूशन उतनी है। लार्वीज वाला जो स्टेप है वो फिर जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है वो उसको फोकस कर सकते हैं कि उसको स्क्रीन करें। गैर ज़रूरी अननेसेसरी स्प्रे करना भी सही नहीं है क्योंकि इसको बहुत सारी सांस की बीमारियां पैदा कर लेता है। तो स्प्रे जो है उसको बहुत ज़्यादा आइडियल सोल्यूशन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आसान ये है कि हम गवर्नमेंट पे ये जिम्मेदारी डाल दें कि गवर्नमेंट ने स्प्रे नहीं किया। अब स्प्रे की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी वो भी मैटर करता है कि उसकी जो है उसका फ़ायदा है या नुकसान। तो इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे जो काविश है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में आगाही हो। आप लोग जिस तरह अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं इस तरह आगाही के इनफरादी तौर पे हम और डॉक्टर साहब क्योंकि हम हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ येस और नो आपसे जानना चाहूँगा। हम कॉइल बेटर है कि स्प्रे इन अ हाउस इन अ रूम? है कि कहाँ पे हम हैं, तो कुछ जगहों पे स्पेशली नाइट में जो है लोग सो रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉइल ज़्यादा बेहतर है कि वो मच्छर उससे भाग रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उससे मर रहे होते। तो ये ज़हन नशीन करना चाहिए कि कॉइल जो ना परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है, वक्ती तौर पे वो बेहतर है तो वो भाग जाते हैं।
तो वो इस टाइप के मच्छर आपको काट नहीं रहे, तो ये एक स्ट्रेटेजी बेहतर है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप भी उम्मीद करते हैं कि खैर खैरियत से रहें, और हम वाले सबको कहते हैं कि भाई जागते रहना, साढ़े होते नहीं रहना, स्प्रे करते रहना, कॉइल शॉइल चलाते रहना, पानी ना खड़े होने देना, सबसे अच्छी बात तो ये। और आज जुमे का दिन है भाई, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, और टीम को भी, कि सब लोग खैरियत से तवाना हो जाएं, फिट हो जाएं। आमीन सुमा आमीन। और इसी के साथ हम कहते हैं अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।